नमस्कार। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर से मैं विभा कुमारी हिंदी विभाग से हिंदी की क्लास के लिए उपस्थित हूँ। आप सबकी प्रतीक्षा है। हमारा विषय चल रहा है प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य, प्रसादोत्तर नाटक और शुक्लोत्तर आलोचना। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रगतिवादी काव्य पर बात की थी और यह भी बताया था कि काव्य के क्षेत्र में जो प्रगतिवादी युग है उसे कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंदोत्तर युग कहा गया, नाटक के क्षेत्र में प्रसादोत्तर युग कहा गया, आलोचना के क्षेत्र में शुक्लोत्तर युग कहा गया। चूंकि प्रेमचंद, प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी अपनी विधाओं के इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, इतने बड़े नाम हैं कि एक युग उनके नाम से इंगित होता है और उनकी विधाओं में उनके बाद जो लेखन होता है उसे प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य, प्रसादोत्तर नाटक और शुक्लोत्तर आलोचना के रूप में जाना जाता है। तो बात कर रहे थे हम लोग जिस मार्क्सवादी विचारधारा की, जो प्रगतिवादी काव्य का मूल विषय था और जिसके तहत हमने यह भी बात की थी कि मार्क्सवादी चेतना से जो शोषितों के प्रति सहानुभूति का स्वर उभरा है, वर्ग संघर्ष का चित्रण दिखाया गया है, शोषकों के प्रति घृणा और क्रोध की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं शोषितों के प्रति सहानुभूति का स्वर दिखाई पड़ता है। तो ये जो मार्क्सवादी चिंतन है जिसे काव्य में प्रगतिवादी काव्य के नाम से हम लोग जानते हैं, और पिछली क्लास में यह भी बात की थी कि इसे साम्यवादी साहित्य भी कहते हैं, और कुछ विद्वानों ने इसे व्यापक दृष्टिकोण से लिया है और उनका ये मानना है कि साहित्य में सदैव कुछ ऐसा लेखन अवश्य हुआ है जो आम जन की पीड़ा और आम जन के संघर्ष, आम जन के हित की बात करता है, और हम इस दायरे को वहाँ तक विस्तृत करके भी देख सकते हैं। तो यह एक दृष्टिकोण है, परंतु आधुनिक साहित्य में जिस मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित होकर प्रगतिवादी काव्य लिखा गया, वह मार्क्सवादी चेतना अन्य विधाओं में भी मौजूद है। और यह भी बात पिछली क्लास में हुई थी कि जो मार्क्सवादी चिंतन है उसका प्रभाव लगभग सभी विधाओं पर पड़ा। तो जब हम कथा साहित्य की बात करते हैं और जब हमारे पास प्रेमचंद जैसा एक बड़ा नाम आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कथा साहित्य वहीं पर पूरा हो जा रहा है, और उसके बाद जो साहित्य लिखा जाता है उसमें चाहे अनचाहे एक तुलनात्मक दृष्टिकोण पाठकों के मध्य और आलोचकों के मध्य देखा जाता है। और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी किसी भी विधा में कोई भी साहित्यकार चरम पर पहुंचा देते हैं उस विधा को, तो उसके बाद जो लेखन होता है उसमें एक तुलनात्मक दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कथा साहित्य में, और कथा साहित्य में भी पहले बात करेंगे उपन्यास की, उसके बाद बात करेंगे कहानियों की। तो प्रेमचंद के पश्चात
हमें उपन्यास में कई धाराएं दिखाई देती हैं। तो सर्वप्रथम तो हमें एक धारा दिखाई देती है जिसमें विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जैसे उपन्यासकार हैं और उनका उपन्यास है माँ भिखारनी, जिन्होंने प्रेमचंद को अपना आदर्श माना है और प्रेमचंद के ही राह पर लेखन करने की कोशिश की है। कह सकते हैं कि प्रेमचंद का जो मार्ग है उसे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में जो पहली धारा हमें दिखाई देती है, जो प्रेमचंद का ही मार्ग का अनुसरण करती हुई धारा दिखाई देती है, उसके उपन्यासकार हमें विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के रूप में दिखाई देते हैं। फिर मार्क्सवादी धारा, यानी जो प्रगतिवादी साहित्य में हम विषय देख रहे हैं, मार्क्सवादी चिंतन का, मार्क्सवादी चेतना का, शोषितों के हित का समर्थन, वो हमें उपन्यास में दिखाई देता है। और मार्क्सवादी चिंतन के जो प्रमुख उपन्यासकार हमें दिखाई देते हैं उसमें यशपाल हैं, उसमें रांगे राघव हैं, उसमें स्वयं प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय हैं और प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख कवियों में से एक प्रतिनिधि कवि जिनको हम प्रगतिवाद का मान सकते हैं, नागार्जुन, स्वयं नागार्जुन। यानी जो मार्क्सवादी चेतना आम जन के हित की बात करती है, शोषितों के हित की बात करती है, उस आम जन का चित्रण कविता में तो हो ही रहा था, कथा साहित्य में, उपन्यास में हो रहा था। तो सर्वप्रथम यशपाल के कुछ उपन्यासों का नाम लेंगे जिन नामों से प्रायः छात्र परिचित होंगे, विशेष रूप से वो छात्र जो द्वितीय तृतीय वर्ष में हैं और एमए और पीएचडी के हैं, और प्रथम वर्ष के छात्र भी हो सकता है जानते हों, पर फिर भी अपनी तरफ से मैं थोड़ा सा उन उपन्यासों का नाम लेना चाहूँगी। तो यशपाल का झूठा सच जो 2 खंडों में है, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, अमिता, मनुष्य के रूप इत्यादि उपन्यास, जिसमें दिव्या और अमिता ऐसा उपन्यास है जो मार्क्सवादी चिंतन पर आधारित है परंतु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। तो यह जो मार्क्सवादी चिंतन के लेखक हैं, यह जो एक धारा है जिसमें यशपाल तो हैं ही, फिर अमृत राय हैं, जैसे उन्होंने धुआं लिखा, इसी तरह से रांगे राघव हैं। तो रांगे राघव ने कब तक पुकारूं, घरौंदे, मुर्दों का टीला, रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं और शायद छात्र जानते हैं या नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि वो डॉक्टर भी हैं, मुख्यतः वो डॉक्टर हैं और फिर साहित्यकार तो हैं ही। तो उनका जो मुर्दों का टीला है या उनके और भी ऐसे रिपोर्टाज हैं जो उन्होंने अपने ज़मीनी अनुभवों से लिखा। तो यह जो मुर्दों का टीला है, जिस उपन्यास के कई अंश आप लोगों के पाठ्यक्रम में बीए में प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष तक अलग अलग कोर्स में लगे हुए हैं, तो यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका अंश तो आप लोगों को याद होगा। तो वैसी स्थिति का चित्रण, या फिर कब तक पुकारूं में जो जरायम पेशा नट होते हैं, जिनकी तरफ आमतौर पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है, जिनका जीवन कितने संघर्षों से भरा हुआ है, उस जरायम पेशा नट को उन्होंने अपने उपन्यास का विषय बनाया। तो यह जो मार्क्सवादी चिंतन तो यह जो मार्क्सवादी चिंतन को लेकर लिखने वाली धारा है, जिसमें हमें रांगे राघव के जो प्रमुख उपन्यास दिखाई पड़ते हैं, उसमें मुर्दों का टीला है, घरौंदे हैं और कब तक पुकारूं जैसे उपन्यास हैं। फिर नागार्जुन के उपन्यास, जहां हमें रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे इत्यादि उपन्यास प्राप्त होते हैं। और इन सभी उपन्यासों पर यदि हम गौर करें तो इसके जो पात्र हैं वो शोषित पात्र हैं, चाहे वो रतिनाथ की चाची हो, चाहे वो वरुण के बेटे में चित्रित किए गए मल्लाह
जाति के लोग हों, यानी एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समुदाय जो समाज में उपेक्षित रहा है, जो समाज की परिधि पर रहा है, केंद्र की ओर जिसकी पहुंच नहीं बन पाई है, उन समूहों को। और हमारी जो वर्ण व्यवस्था रही है, जिसमें जो मनुष्य का कार्य है, उसका पेशा है, वो उसकी जाति से तय होती है, जो वरुण जल के देवता हैं। और इसीलिए मल्लाह जाति के इस उपन्यास का विषय बना करके नागार्जुन ने उपन्यास लिखा है, और इसीलिए उसे शीर्षक दिया है वरुण के बेटे। तो मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित जितने उपन्यासकार हैं, उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, उसमें वह समूह जिसे समाज में उचित प्रतिष्ठा नहीं मिली है, उचित स्थान नहीं मिला है, जिनकी भागीदारी को अभी तक समाज ने समुचित रूप से स्वीकार नहीं किया है, उन जातियों, उन संप्रदायों, उन समूहों और उन उपेक्षित व्यक्तियों की कथा लिखी गई है, और उसे उपन्यास में केंद्र में रखा गया है, ताकि समाज की जो दृष्टि है वो उस वंचित समूह तक पहुंच सके। इसी तरह से जो बाबा बटेश्वर नाथ है, वह एक युग का चित्रण करता है, एक परिवेश का चित्रण करता है, एक समूचे समुदाय का चित्रण करता है, और जहां अंधविश्वास पर कुठाराघात है। यानी मार्क्सवादी चिंतन का जो मूल स्वर है, उपेक्षितों के हित की बात और अंधविश्वास का, कुरीतियों का विरोध, वो हमें प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में, उपन्यास में, इन उपन्यासों के माध्यम से गूंजित होता हुआ दिखाई देता है, जहां एक और वंचित उपेक्षित समूह को केंद्र में लेकर आया गया है, और दूसरी तरफ अंधविश्वासों, कुरीतियों, कुप्रथाओं, रूढ़ियों पर कुठारा। मार्क्सवादी चिंतन के हमें साहित्यकार दिखाई देते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में उपन्यासकार हैं जिन्होंने मार्क्सवादी चिंतन से ओतप्रोत उपन्यास लिखे, जिनमें से कुछ प्रमुख उपन्यासकारों का और उनके उपन्यासों का मैंने यहाँ पर नाम लिया, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की। और मैं ये अपेक्षा करूँगी कि आप लोग स्वयं भी इस धारा के अन्य उपन्यासकारों का नाम ढूंढेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे और फिर हमसे चर्चा करेंगे। तो प्रेमचंदोत्तर युग में मार्क्सवादी चिंतन के अतिरिक्त जो और धाराएं हमें दिखाई देती है, उसमें से एक जो मार्क्सवादी चिंतन के बाद बहुत प्रमुख धारा है, वो है मनोविश्लेषणवादी धारा। और ये जो मनोविश्लेषणवादी धारा है, वो मन को एक जगत मानता है। यानी एक जगत तो हमारे बाहर है, परंतु एक जगत हमारे भीतर है। हमारे भीतर का जो संसार है, उसका चित्रण इन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों ने किया है, जिसमें जैनेन्द्र आते हैं, जिसमें इलाचंद जोशी आते हैं, आगे चल करके इसमें अज्ञेय भी शामिल होते हैं। और अज्ञेय के बारे में आप लोगों को मालूम है कि वो एक कवि हैं। कवि होने के साथ साथ कहानीकार हैं, कहानीकार होने के साथ साथ उपन्यासकार हैं। यानी हम ये देख रहे हैं लगातार कि आधुनिक युग में जो हमारे साहित्यकार हैं, उसमें से ज़्यादातर साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक विधाओं में लेखन किया, और अधिकतर साहित्यकारों ने एक से अधिक विधाओं में लेखन किया। तो यह जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, वो किस प्रकार से सामाजिक उपन्यासों से अलग है, इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। कि जो सामाजिक उपन्यास है उसका विषय समाज है, और प्रेमचंद ने जिस सामाजिक उपन्यास का लेखन किया, और जिसमें मैंने कहा था उस दिन प्रेमचंद वाली क्लास में कि जो गोदान है वो कृषक जीवन पर उनका बेहतरीन सर्वोत्तम उपन्यास है। और प्रेमचंद का निधन उसी वर्ष हो गया, इसीलिए उनका आखिरी उपन्यास भी वही ठहरता है, क्योंकि मंगलसूत्र जो उपन्यास था वो पूरा नहीं हो पाया। तो जो उनका आखिरी पूर्ण उपन्यास हमें प्राप्त होता है वो गोदान है। तो वहाँ विषय समाज है, और
कृषक की समस्या है और कृषक जो मजदूर में परिवर्तित होता जा रहा है परिस्थितियों के कारण, यानी उसका विषय भी मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है। तो हम जिस प्रेमचंदोत्तर कहानी और उपन्यास की बात करते हैं, कथा साहित्य की बात करते हैं, तो मार्क्सवादी चिंतन के साथ साथ जो दूसरी धारा हमें दिखाई देती है वो मनोविश्लेषणवादी चिंतन है। और मनोविश्लेषणवादी चिंतन हमारे मन की भी अनेक परतें होती हैं, जिससे जैसे हमारा चेतन मन है, लेकिन उस चेतन मन के भीतर अचेतन और अवचेतन मन भी है। और मनोविज्ञान के विद्वानों ने मन की जितनी प्रवृत्तियां बताई हैं, और उसमें जैसे कि फ्राइड हुए, एडलर यूंग हुए इत्यादि विद्वानों ने मानव मन की जो प्रवृत्तियां बताई, उनके जो ग्रंथियां बताई, उनकी जो कुंठाएं बताई, उन सब को विषय बना करके मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों का लेखन किया। और इस प्रकार के उपन्यास लिखने वाले जो प्रमुख उपन्यासकार हुए, उनमें जैनेन्द्र हैं, इलाचंद जोशी हैं और अज्ञेय हैं। तो जैनेन्द्र का हमें त्यागपत्र, सुनीता और परख, ये 3 उपन्यास मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। और अक्सर जैनेन्द्र के उपन्यासों की प्रेमचंद के उपन्यासों से तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद के ठीक बाद जैनेन्द्र अस्तित्व में आते हैं और 1936 के आसपास ही त्यागपत्र प्रकाशित हो जाता है। तो त्यागपत्र और सुनीता और परख ये ऐसे उपन्यास हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें समाज नहीं है, निश्चित रूप से समाज है, लेकिन उपन्यासों का जो मुख्य विषय है वो बाह्य जगत न होकर के अंतर जगत है। और मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों ने इस अंतर जगत में मनुष्य की काम की प्रवृत्ति और काम संबंधित उसकी ग्रंथियां और उसकी कुंठाओं को चित्रित किया है। यानी प्रेमचंदोत्तर युग में जो हम अलग अलग धाराएं देखते हैं, उसमें हम यह देखते हैं कि पहले समाज शास्त्र साहित्य में उपस्थित होता है और उसके साथ साथ मनोविज्ञान भी साहित्य में उपस्थित हो जाता है। यानी साहित्य का जो दायरा है, जैसा कि साहित्य की परिभाषा में हम लोग पढ़ते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो जिस समाज में मनुष्य है, व्यक्ति है, उस समाज में मनुष्य के मन के जो भीतर का जगत है वह भी साहित्य में शामिल होना निश्चित रूप से जरूरी है। और साहित्यकारों ने इसे अनिवार्य माना। और जैनेन्द्र ने त्यागपत्र, परख, सुनीता जैसे उपन्यास लिखे, तो इलाचंद जोशी ने जहाज का पंछी और ऋतुचक्र जैसे उपन्यास लिखे। यानी हमारे पास ऐसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आते हैं। आगे चल के हमारे पास अज्ञेय आते हैं, जो शेखर एक जीवनी 2 खंडों में लिखते हैं। इसके साथ साथ उनके अज्ञेय के अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप, नदी के द्वीप उनकी एक कविता भी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें आधुनिक साहित्यकारों में अधिकतर ऐसे व्यक्तित्व प्राप्त होते हैं जिन्होंने एक से अधिक विधाओं में रचना की है, और यहाँ तक कि एक शीर्षक से एक से अधिक रचनाएं की हैं। जैसे कि अज्ञेय का नदी के द्वीप नाम से कविता भी है और अज्ञेय का नदी के द्वीप नाम से उपन्यास भी है। मुक्तिबोध का ब्रह्मराक्षस नाम से कविता भी है और ब्रह्मराक्षस का शिष्य नाम से कथा भी है। तो मनोविश्लेषणवादी जो अध्ययन थे, मनोविज्ञान के जो सूत्र थे, मनोविज्ञान के जो प्रवृत्तियां थी, जिसमें मानव मन की कुंठाओं, उनकी ग्रंथियों को जो समझाया गया है, वो सारी प्रवृत्तियां हमें इन जहाज का पंछी, ऋतुचक्र या शेखर एक जीवनी के दोनों खंड या नदी के द्वीप या अपने अपने अजनबी जैसे उपन्यासों में दिखाई देता है। और मनोविश्लेषणवाद के साथ साथ एक दार्शनिक अवधारणा है अस्तित्ववाद, वह भी अपने अपने अजनबी में दिखाई देता है। यानी जैसे ही हम मनोविश्लेषण की बात करते हैं, उसके ठीक साथ साथ व्यक्ति के अस्तित्व की बात आती है और हमें अस्तित्ववाद का प्रभाव भी इन साहित्यकारों में दिखाई देता है। तो मार्क्सवादी चिंतन के 7 उपन्यास लिखे गए, फिर
मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए। इसके अतिरिक्त इस युग में स्वतंत्र भावधारा के भी उपन्यास लिखे गए और स्वतंत्र चिंतन के जो उपन्यास लिख रहे थे उसमें मुख्य रूप से भगवती चरण वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है। ये वो उपन्यासकार हैं जिन्होंने विषय को लेकर कोई बंधन नहीं रखा, यानी उन्होंने जैसे कि चित्रलेखा की यदि हम बात करें, जो भगवती चरण वर्मा की का उपन्यास है, या भूले बिसरे चित्र की बात करें, तो ये वो उपन्यास है। जैसे कि चित्रलेखा जो है वो पाप और पुण्य की अवधारणा पर है, और भूले बिसरे चित्र एक ही परिवार में 4 पीढ़ियों के तहत जो आने वाला अंतर है, 4 पीढ़ियों की जो कथा है उस पर है। तो इस तरह से जो स्वतंत्र धारा के उपन्यासकार थे उन्होंने विषय को व्यापक बना करके रखा और उन्होंने किसी भी सिद्धांत को या किसी भी खास अवधारणा की परिधि में अपने लेखन को समेट करके नहीं रखा। और इस दृष्टि से वृंदावन लाल वर्मा और भगवती चरण वर्मा बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, क्योंकि वृंदावन लाल वर्मा एक तरफ गढ़कुंडार लिखते हैं, विराटा की पद्मिनी लिखते हैं, तो दूसरी तरफ मानस का हंस लिखते हैं, या सुहाग के नूपुर लिखते हैं। तो ये जो स्वतंत्र धारा के उपन्यासकार हैं प्रेमचंदोत्तर धारा के, इन्होंने अनेक विस्तृत विषयों पर अनेक बड़े बड़े उपन्यास लिखे। इसके साथ साथ इस युग में एक और धारा हमें दिखाई देती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विराटा की पद्मिनी भी है, गढ़कुंडार भी है और सुहाग के नूपुर भी है। तथापि इसे हम स्वतंत्र धारा में रखते हैं, क्योंकि भगवती चरण वर्मा ने सिर्फ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने लेखक को नहीं रखा। उन्होंने अपने लेखन का दायरा बहुत विस्तृत करके रखा और इसीलिए स्वतंत्र धारा के तहत गिने जाते हैं, क्योंकि उनके उपन्यासों का विषय भी विस्तृत है, उनके उपन्यासों का आकार भी बहुत बड़ा है। लेकिन जो ऐतिहासिक धारा में आने वाले उपन्यासकार हैं उसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है वो आचार्य चतुरसेन शास्त्री का आता है, जो वैशाली की नगर बधू या सोमनाथ का मंदिर जैसे उपन्यास लिख करके उन ऐतिहासिक विषयों को प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास का विषय बनाया। इसके अतिरिक्त एक और धारा इस युग में दिखाई देती है जो भाषा को प्रमुखता देती है। हालांकि जो आंचलिक उपन्यास हम कहते हैं और कहते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु या भैरव प्रसाद गुप्त ने आंचलिक उपन्यास लिखा और आंचलिक धारा के उपन्यासकार हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह भी है कि सिर्फ और सिर्फ भाषागत विशेषता के आधार पर इन उपन्यासों का वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु के जो उपन्यास, उन उपन्यासों को यदि हम देखें तो मुख्य रूप से मैला आंचल, परती परिकथा और कलंक मुक्ति इत्यादि उपन्यास हैं। और निश्चित रूप से आलोचकों ने, विद्वानों ने इन उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखा है, पर ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि इन उपन्यासों में हमें मार्क्सवादी चिंतन भी दिखाई देता है, क्योंकि जिस मेरीगंज का चित्र हमारे सामने मैलांचल में आता है, वहाँ जो समुदाय है, वहाँ जो समूह है, वो बहुत बड़ा वंचित समूह है, उपेक्षित समूह है, जिसके पास मलेरिया से लड़ने के लिए भी साधन नहीं है। यानी उन समूह को वहाँ चित्रित किया गया है जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो संघर्ष है, तो यहाँ पर हमें मार्क्सवादी चिंतन भी दिखाई देता है। फिर मैला आंचल में हमें अनेक ऐसे प्रसंग दिखाई देते हैं जिसमें हमें यह साफ होता है, स्पष्ट होता है कि ये पात्र मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों से भी जूझ रहे हैं। इन पात्रों का मनोविश्लेषणवादी अध्ययन होना भी आवश्यक है और इस आधार पर ये उपन्यास मनोविश्लेषणवादी परंपरा से भी जुड़ते हैं। और आंचलिकता तो इन उपन्यासों की विशेषता है ही। तो जितने भी विभाजन हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि साहित्य का चाहे काल विभाजन हो,
चाहे श्रेणी विभाजन हो, उसे जब आलोचक या विद्वान हमारे सामने रखते हैं तो हमें उसे इस रूप में लेना चाहिए कि हमारी समझ के लिए, या हमें आसानी से यह याद रह सके कि उस समय कैसे कैसे उपन्यास लिखे जा रहे थे, ये विभाजन किया गया है। परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इन उपन्यासों को उससे बड़े दायरे में न देखा जाए या न समझा जाए, क्योंकि यदि हम सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का लें, या हम फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल परिकथा या कलंक मुक्ति जैसे उपन्यास लें, और इन उपन्यासों को हम सिर्फ और सिर्फ यदि आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखते हैं, तो हाँ, यह याद रखने के लिए एक सरल श्रेणी है, एक सरल विभाजन है। परंतु इन उपन्यासों का जो विषय है वो इस आंचलिकता से बड़ा दायरा रखता है। एक व्यापक विषय का चित्रण इन उपन्यासों में है। उपन्यास में हमें जितनी धाराएं दिखाई देती है प्रेमचंद के बाद वाले साहित्य में या प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में, जितने उपन्यास में हमें विभाजन दिखाई देते हैं या जितनी धाराएं दिखाई देती हैं, ठीक वही धाराएं हमें कहानी में भी दिखाई देती है। और इसका कारण यह है कि ये जितने उपन्यासकार हैं ये सब के सब कहानियां भी लिख रहे हैं, सब के सब कथाकार भी हैं, और इसीलिए हमें कथा में भी मार्क्सवादी धारा भी दिखाई देता है, हमें वहाँ पर मनोविश्लेषणवादी धारा भी दिखाई देता है, हमें वहाँ पर आंचलिकता भी दिखाई देती है, हमें वहाँ पर ऐतिहासिकता भी दिखाई देती है। तो इत्यादि रूपों में हम ये देख रहे हैं कि जो कथा की धारा है, कथा साहित्य की धारा है, उसमें जितनी धाराएं उपन्यास की है उतनी ही धाराएं कहानी की हैं। अब यदि एक एक करके हम नाम लें तो भी हम देख सकते हैं। यदि यशपाल का नाम लेते हैं तो यशपाल ने यदि मार्क्सवादी चिंतन के उपन्यास लिखे हैं तो उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, और उनकी कहानी यदि हम चित्र का शीर्षक का यदि हम जिक्र करें तो जिस युग में वह कहानी लिखी गई है उस युग से बहुत आगे की वह कहानी है। और ऐसा माना जाता है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि जितने भी कथाकार हैं या साहित्यकार हैं वो अपने समय से 1000 वर्ष आगे का चिंतन करते हैं। तो चित्र का शीर्षक इसी संदर्भ में मुझे याद आता है कि जैसे वो जिस आधुनिकता की बात करते हैं, जिस क्रांति की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि उन्होंने दादा कॉमरेड और झूठा सच जैसे उपन्यास लिखे हैं, तो उनकी कहानियां भी उसी चिंतन से प्रेरित है। इसलिए यदि हम इलाचंद जोशी की बात करें या जैनेन्द्र की बात करें, तो इनके उपन्यासों में यदि इलाचंद जोशी ने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे हैं तो इनकी जो कहानियां हैं वहाँ भी हमें मनोविश्लेषणवादी विषय दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम जैनेन्द्र की कहानियों को देखें, उनके यदि जाह्नवी कहानी को हम देखें या पाजेब कहानी को देखें या ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी को देखें, इत्यादि कथाएं हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जैनेन्द्र की कई सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी। तो वहाँ भी जिस तरह से उनके संवाद त्याग पत्र में है, और वो संवाद एक मनुष्य के मन की ग्रंथियों को जिस प्रकार खोलने वाले संवाद हैं, और जैसा कि विद्वानों का ये मानना है कि जैनेन्द्र के जो संवाद हैं वो बहुत ही आत्मीयता से भरे हुए संवाद हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे कोई एक व्यक्ति अपने मन को खोल रहा हो या अपने किसी खास मित्र के समक्ष अपने मन के उद्गारों को अभिव्यक्त कर रहा हो, ऐसे संवाद होते हैं जैनेन्द्र के। तो वह जो मन के ग्रंथियों को खोलने की जो उनकी कलाकारी है, जो उनका शिल्प है और उनका जो विषय है मनोविश्लेषणवाद, वो हमें उनकी कहानियों और उपन्यासों में समान रूप से दिखाई देता है। इसी तरह से यदि आचार्य चतुरसेन शास्त्री की बात करें तो यदि वहाँ वो ऐतिहासिक कथाएं लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, वैशाली की नगर वधू या सोमनाथ का मंदिर, तो उनकी कहानियां भी जैसे कि सिंघलगढ़ विजय या रूठी रानी या पन्नाधाय, इस प्रकार की कहानियां हैं, या भिक्षुराज, जहां ऐतिहासिक विषयों को कथा का विषय बनाया गया है। फिर यदि हम आंचलिक धारा की बात करें, हालांकि बार बार इस बात को आप लोग याद रखिए
कि जो आंचलिकता वाला विभाजन है वो किसी भी रचना की भाषा के आधार पर किया गया विभाजन है, जबकि मार्क्सवादी धारा या मनोविश्लेषणवादी धारा या ऐतिहासिक धारा उपन्यास के विषय पर किया गया विभाजन है। इसीलिए इस अंतर को हमें याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यदि आंचलिक कथा या आंचलिक उपन्यास है तो यह उसकी भाषागत विशेषता के कारण विभाजन है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इन उपन्यासों का कोई विषय ही नहीं है, बल्कि यदि हमने अभी कुछ उदाहरण कुछ उपन्यासों के दिए जिसमें आपने देखा कि वहाँ मार्क्सवादी चिंतन भी है, वहाँ मनोविश्लेषणवादी चिंतन भी है। इसी तरह से हम जो आंचलिक कहानियों का दौर देखते हैं इसी युग में, जहाँ पर प्रमुख कथाकार के रूप में हमारे पास फणीश्वर नाथ रेणु आते हैं, और फणीश्वर नाथ रेणु ने उपन्यास भी लिखे, कथा भी लिखे और रिपोर्टाज भी लिखे हैं, क्योंकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का जो करुणामय दृश्य है और बाढ़ जाने के बाद जो भयावह दृश्य है, बाढ़ के समय तो है ही, बाढ़ के बाद उस पर जो उन्होंने रिपोर्टाज लिखे हैं वो रिपोर्टाज अनूठे रिपोर्टाज हैं, जहां हमें एक समाज के समस्त संघर्ष और दुख का चित्रण मिलता है। और इसीलिए विषयगत आधार पर हमें इन उपन्यासों में, इन कथाओं में, यहाँ तक कि उनके रिपोर्टाज में भी, क्योंकि रिपोर्टाज एक ऐसी विधा है जो मुख्य रूप से रिपोर्ट के रूप में लिखी जाती है, परंतु उसमें कई साहित्यिक विधाएं समाहित हो जाती हैं, जिसमें से कथा भी शामिल है, उपन्यास भी शामिल है, रेखा चित्र भी शामिल है, यात्रावृत्त भी शामिल है, निबंध भी शामिल है, तो इत्यादि रूप में, यहाँ तक कि फीचर भी शामिल है। तो अनेक विधाएं रिपोर्टाज में समाहित हो जाती हैं। तो यदि हम फणीश्वर नाथ रेणु के कथाओं की बात करें, तो यदि हम पंचलैट की बात करें या लाल पान की बेगम की बात करें, तो ये वो कहानियां हैं जो न सिर्फ एक क्षेत्र की भाषागत विशेषताओं को हमारे सामने जीवंत करते हैं, बल्कि एक पूरे समाज को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की ऐतिहासिक राजनीतिक परिस्थितियों को, वहाँ के लोगों की गतिविधियों को, वहाँ के लोगों की शिक्षा दीक्षा को, क्योंकि आप देखेंगे कि वे जो पात्र हैं उनके पास हर विषय की भले ही आधी या पूरी जानकारी हो, लेकिन उनके पास जानकारी है, क्योंकि वो रेडियो भी सुनते हैं। बेशक उनके उच्चारण में आंचलिकता का पुट है, लेकिन वहाँ विषयों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से जो आंचलिक विभाजन है वो उपन्यास और कथा में समझने के दौरान इस बात को याद रखना है कि ये भाषागत विशेषता के आधार पर विभाजन है, परंतु विषय के आधार पर इन उपन्यासों का विषय मार्क्सवादी चिंतन से प्रेरित हो सकता है, मनोविश्लेषणवाद से प्रेरित हो सकता है, या ऐतिहासिक विषय से प्रेरित हो सकता है, या सामाजिक विषय से प्रेरित हो सकता है, या फिर इन सब का सम्मिलित रूप भी हो सकता है। हम लोग अभी कहानी पर बात कर रहे हैं, उपन्यास पर कर चुके हैं, परंतु कहानी में भी इतने विषय शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यदि आपने लाल पान की बेगम पढ़ा होगा या पहलवान की ढोलक, अभी जो पहलवान की ढोलक कहानी है जिसमें कि हैजा से पीड़ित एक गांव का जिक्र है, और आज हम लोग जिन परिस्थितियों में हैं और जहां रोज ही हमारे पास समाचार और इन सब से जानकारी आती है कि आंकड़ा बढ़ गया है और हमारे भीतर एक डर समाता जा रहा है, छात्रों के मैसेज आते हैं कि मैम आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमें चिंता हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ की महामारी का मुकाबला एक समाज कर रहा होता है, उसका बहुत ही जीवंत चित्रण उन्होंने पहलवान की ढोलक में किया है। तो प्रेमचंद उत्तर युग में जो कथा साहित्य लिखा जा रहा है उसमें उपन्यास और कहानी, इन दोनों ही विधाओं में बहुत गुणवत्तापूर्ण रचनाएं हुई हैं, जिनको हमें जानने, समझने और उन सब का अध्ययन करने की आवश्यकता है। नाटक विधा की बात करें तो प्रसाद के समय में जो नाटक लिखा जा रहा था, उन नाटकों का विषय प्रमुख रूप से इतिहास और पुराण था। जब प्रसाद के बाद के नाटकों की हम बात करते हैं तो वहाँ भी हमें विषयों की भरमार दिखाई देती है, यानी वहाँ भी जितने विषय हमारे पास कथा साहित्य में है लगभग वो सभी विषय नाटकों में भी हैं। परंतु जिन नाटककारों का प्रमुखता से नाम लिया जाता है, जिसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जिन्होंने
राक्षस का मंदिर, सन्यासी आदि नाटक लिखे हैं। और लक्ष्मी नारायण मिश्र भी कहीं न कहीं मार्क्सवादी चिंतन से प्रेरित हैं और उनके केंद्र में, उनके उपन्यासों के केंद्र में स्त्री की पीड़ा है। स्त्री को समाज में यथोचित स्थान देने के लिए लक्ष्मी नारायण मिश्र निरंतर खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो उनके जो नाटक हैं जिनमें जो सामाजिकता है, उन सामाजिकता को हम मार्क्सवादी चिंतन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी चिंतन का जो वर्ग संघर्ष है वो वर्ग संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आर्थिक नहीं है। उस वर्ग संघर्ष में हर उस व्यक्ति के हित की बात है जो व्यक्ति कहीं न कहीं पीड़ित है, कहीं न कहीं वंचित या शोषित है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो नाटक हैं, प्रमुख नाटक में सन्यासी, राक्षस का मंदिर इत्यादि नाटक हैं, तो ये सभी नाटक स्त्री के हित की बात करते हैं, समाज में स्त्री को उचित स्थान दिलाने का प्रयास करते हैं। दूसरे नाटककार जो हरि कृष्ण प्रेमी हैं, जिनके प्रमुख नाटकों में रक्षाबंधन प्रमुख है, और हरि कृष्ण प्रेमी ने ऐतिहासिक विषयों को अपने नाटकों का आधार बनाया है, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक नाटक नहीं है। ऐतिहासिक विषयों के माध्यम से उन्होंने समाज को संदेश देने की कोशिश की है, जिसमें प्रमुख संदेश है सांप्रदायिक एकता। धर्म के आधार पर मनुष्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए, ये हरि कृष्ण प्रेमी का प्रमुख संदेश है। और इस संदेश को लेकर रक्षाबंधन सबसे बड़ा उदाहरण है, उनका नाटक जो रक्षाबंधन है। इसी धारा में हमें आगे आकर के लक्ष्मी नारायण लाल जैसे नाटककार दिखाई देते हैं, जिन्होंने फिर मनोविश्लेषणवादी धारा, जिस मनोविश्लेषणवादी धारा की बात हम उपन्यास में कर रहे हैं, कथा में कर रहे हैं, वो मनोविश्लेषणवादी धारा हमें नाटकों में भी दिखाई देता है, और जिसमें लक्ष्मी नारायण लाल जैसे नाटककार आते हैं जिन्होंने मादा कैक्टस जैसी रचनाएं लिखी हैं। तो नाटक के साथ साथ इस युग में एकांकी इत्यादि भी लिखे गए। इसी तरह से उपेंद्र नाथ अश्क प्रमुख नाटककार में से एक आते हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क भी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। उन्होंने भी नाटक लिखे, एकांकी लिखे, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, क्योंकि उपेंद्र नाथ अश्क की भी बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी, जैसे कि कांकड़ा का तेली, पूरी तरह से मार्क्सवादी चिंतन से प्रेरित वो कहानी है, जहाँ पर एक समाज में एक जाति विशेष को लेकर उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसके लिए दैनिक जीवन कितना कठिन है या उसके लिए एक यात्रा करना कितना कठिन है, एक वंचित समूह जिसके बारे में शायद किसी का ध्यान नहीं जाता है, इन साहित्यकारों ने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, अपने नाटकों में, अपनी एकांकी में इन सब का चित्रण किया है। तो प्रमुख रूप से जो यह दौर है जहाँ पर हम प्रेमचंद और प्रसाद या शुक्ल जैसे बड़े बड़े व्यक्तित्व, साहित्यकार व्यक्तित्व को जब हम उनके आगे की रचनाओं को देखते हैं, तब निश्चित रूप से एक तुलनात्मक अध्ययन आरंभ कर देते हैं, और उस तुलनात्मक अध्ययन में बहुत बार हमें यह लगता है कि नहीं, हमारे जो बाद के साहित्यकार हैं उनका भी जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आज हमारे साहित्य का जो स्वरूप है उसमें इन सभी साहित्यकारों के योगदान को कहीं भी कम करके आंका नहीं जा सकता है। उन सब का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। जो तीसरी विधा है आलोचना, और आलोचना में हम देखते हैं कि हमारे पास निबंध से ही एक जो विधा का आरंभ होता है और वहीं से आलोचनात्मक वृत्ति शुरू हो जाती है। तो शुक्लोत्तर आलोचना में जो भी हमें प्रमुख धाराएं दिखाई देती है, तो प्रमुख रूप से वहाँ भी हमें ऐतिहासिक धारा दिखाई देती है, सैद्धांतिक धारा दिखाई देती है, व्यावहारिक धारा दिखाई देती है और मनोवैज्ञानिक धारा दिखाई देती है। तो जो ऐतिहासिक धारा है उसमें विद्वानों ने इतिहास को नए सिरे से जानने समझने की कोशिश की, और उसमें इतिहास के साथ साथ साहित्य का भी इतिहास, हमारा संपूर्ण इतिहास, हमारे देश का इतिहास, समाज का इतिहास, संस्कृति का इतिहास, भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास, समग्रता से
उस इतिहास और ऐतिहासिकता को अपनी आलोचना, अपने निबंधों में शामिल करने की कोशिश की है। और ये जो ऐतिहासिक दृष्टि के जो आलोचक हैं, निबंधकार और आलोचक, समीक्षक इत्यादि, क्योंकि इस विधा में, आलोचना विधा में निबंध है, लेख है, आलोचना तो है ही, आगे चल करके इसमें हमें रेखा चित्र, संस्मरण इत्यादि अनेक विधाएं प्राप्त होती हैं, यात्रा वृतांत, और धीरे धीरे इन सब पर हम लोग बात करेंगे और धीरे धीरे इन सब पर चर्चा भी करेंगे। तो जो ऐतिहासिक दृष्टि है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नाम है वो प्रमुखता से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी एक प्रमुख नाम है जिन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना किया। और हिंदी साहित्य और भाषा के इतिहास, यहाँ तक कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब उपन्यास लिखते हैं तब भी उनकी जो यह ऐतिहासिक दृष्टि की आलोचना है वहाँ भी मौजूद है। क्योंकि यदि हम बाणभट्ट की आत्मकथा को देखें तो वहाँ पर जिस 7वीं शताब्दी का वो चित्रण करते हैं, उस 7वीं शताब्दी में होने वाली एक एक गतिविधि का उन्होंने जिस प्रकार चित्रण किया है वो उनके ऐतिहासिक आलोचक की भाषा है। और उनकी भाषा भी, जब वो 7वीं शताब्दी का चित्रण करते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा में, तो उनकी भाषा भी वैसी ही संस्कृत निष्ठ भाषा है। और जहां उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार उत्सव में राजा के दाहिने हाथ की तरफ संस्कृत के कवि बैठते थे और बाएं हाथ की तरफ प्राकृत के कवि बैठते थे, अपभ्रंश के कवि बैठते थे, यानी जो संस्कृत कवि थे उनका स्थान ऊंचा था प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों के तुलना में। इसी प्रकार से जो दूसरी इसमें धारा आती है आलोचना की ऐतिहासिक के बाद, वो सैद्धांतिक धारा है। और उसमें मुख्य रूप से डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ये 3 प्रमुख नाम हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने आस्था के चरण, अनुसंधान और आलोचना, चेतना के बिंब, विचार और अनुभूति इत्यादि ग्रंथ लिखे हैं। इसी तरह से रीति काव्य की भूमिका, यानी हम यदि डॉक्टर नगेंद्र के योगदान की बात करें तो हिंदी साहित्य संबंधित अधिकतर सिद्धांतों पर उन्होंने अपना कार्य किया है, अपना शोध किया है, अपनी राय दी है, आलोचनाएं लिखी हैं, निबंध लिखे हैं। तो उनका जो योगदान है हमारे हिंदी साहित्य को आलोचना के क्षेत्र में, वो अप्रतिम योगदान है जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता है। और उस सिलसिले में ये सभी नाम महत्वपूर्ण हैं जो भी मैंने लिए, एक बार दोबारा लेती हूँ। आस्था के चरण, अनुसंधान और आलोचना, विचार और अनुभूति, चेतना के बिंब इत्यादि जो उनके ग्रंथ हैं वो सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। फिर व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में हमारे पास जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का आता है। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नाम सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में भी आता है और व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में भी आता है। इसके बाद जो धारा है आलोचना की वो है मनोवैज्ञानिक धारा। और मनोवैज्ञानिक धारा में डॉक्टर देवराज उपाध्याय का नाम सर्वोपरि है। और डॉक्टर देवराज उपाध्याय मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आलोचनाएं भी लिखी और इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे। यानी जब हम इन साहित्यकारों को देखते हैं और इनकी बहुमुखी प्रतिभाओं को देखते हैं तो हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है कि एक व्यक्ति इतना बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति है और जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य में अपना इतना अप्रतिम योगदान दिया है। आलोचना के अतिरिक्त जो प्रमुख विधाएं हमें प्राप्त होती है शुक्लोत्तर आलोचना में, उसमें निबंध तो प्रमुखता से है ही। इसके अतिरिक्त हमें संस्मरण प्राप्त होता है, रेखाचित्र प्राप्त होता है। जो संस्मरण है वो स्मृति पर आधारित एक विधा है और संस्मरण ऐसी विधा है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी स्थान का चित्रण होता है प्रमुखता से, और व्यक्ति के अतिरिक्त उसमें कोई जीव जंतु, दूसरे जीव जंतु भी हो सकते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण ये 2 ऐसी विधाएं हैं। रेखा चित्र जैसा कि स्पष्ट है कि अंग्रेजी के स्केच का हिंदी रूपांतरण है रेखा चित्र, और जिसमें शब्दों के माध्यम से चित्र बनाया जाता है।
और रेखा चित्र विधा में महादेवी वर्मा के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे कि मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र इत्यादि जो उनकी रचनाएं हैं, इत्यादि जो उनके ग्रंथ हैं, वो प्रमुख हैं। तो रेखा चित्र और संस्मरण, रेखा चित्र में शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी जीव जंतु का चित्र बनाया जाता है, और संस्मरण में स्मृति प्रमुख है। इसीलिए रेखा चित्र और संस्मरण ये दो ऐसी विधाएं हैं जो अक्सर एक दूसरे में समाहित हो जाती है। यानी संस्मरणात्मक रेखा चित्र हो जाता है कई बार, तो कई बार रेखा चित्रात्मक संस्मरण हो जाता है। और इसी तरह से हमारे पास एक और विधा है प्रमुख, यात्रा वृत्तांत। तो ये प्रमुख विधाएं हैं जो प्रमुखता से हमारे शुक्लोत्तर आलोचना में, इसी तरह से निबंध के जो अनेक संग्रह हैं, जैसे कि हमारे पास विद्यानिवास मिश्र के कई ग्रंथ हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, तो इत्यादि जो, और ऐसा माना जाता है कि जो पद्म सिंह शर्मा थे वहाँ से संस्मरण विधा की शुरुआत मानते हैं, और उनके पद्म पराग को संस्मरण विधाओं में प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार से बनारसी दास चतुर्वेदी जी का नाम आता है, अनेक नाम आते हैं, महादेवी वर्मा का तो नाम है ही, डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का नाम आता है, जिन्होंने कई संस्मरणात्मक निबंध लिखे और कई संस्मरण लिखे, रेखा चित्र लिखे, जिसमें से शंख बजे दीप जले इत्यादि अनेक हैं। तो यह जो विधाएं हैं जहाँ पर रेखा चित्र, संस्मरण या यात्रा वृत्त, इस तरह की विधाएं आती हैं जिसमें जो लेखक है उसकी अपनी अनुभूति, और उसी दिशा में एक और विधा शुरू होती है, आत्मकथा। और अभी हम लोग प्रेमचंदोत्तर दौर में चल रहे हैं, जब हम समकालीन साहित्य के दौर में जाएंगे तो वहाँ जाते जाते हम देखेंगे कि ये जितनी विधाएं हैं इनको गद्यात्मक विधाएं कहते हैं। और ये गद्यात्मक विधाएं, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मकथा, समकालीन साहित्य में जाकर के और प्रबल हो जाती हैं, और वहाँ आत्मकथाओं का दौर शुरू हो जाता है। आत्मकथा वहाँ पर केंद्रीय विधा हो जाती है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि केंद्रीय विधा क्या क्या है, तो उपन्यास, कथा यानी कहानी, नाटक, ये केंद्रीय विधा है। और आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, ये जो विधाएं हैं ये इन केंद्रीय विधाओं से थोड़ा बगल से चल रहे हैं। लेकिन समकालीन साहित्य में आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो विधाएं हैं वो समकालीन साहित्य में जाकर के केंद्रीय विधा बन जाती है। तो आज प्रमुख रूप से हमने इन सब पर बात की, प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य, प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य और शुक्लोत्तर आलोचना साहित्य। कल की क्लास में हम लोग प्रयोगवादी कविता पर बात करेंगे, यानी कविता के क्षेत्र में जो प्रगतिवाद के बाद अगला दौर आता है, अगला युग आता है, वो प्रयोगवाद कहलाता है। और उसमें कविता के विषय और शिल्प दोनों ही स्तरों पर प्रयोग होता है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रयोगवाद के लिए मिलेंगे, और इन विषयों से संबंधित आपकी यदि जिज्ञासाएं हैं तो आप अपनी जिज्ञासाएं हमें भेजें। आपकी जिज्ञासाओं का, आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे सदैव इंतजार रहता है। अब देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। तो विजय पाठक सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना आप लिख रहे हैं, बहुत बहुत आभार मैम, स्वागत बेटा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और आपके प्रश्नों की दीर्घ सूची मेरे पास पहुंच गई है, तो उन प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे, उन पर बात करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न संख्या में बहुत अधिक हैं, दीर्घ सूची है, तो थोड़ा मुझे समय चाहिए होगा उसको चर्चा करने के लिए। तो इसीलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें। सावित्री स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने प्रश्न जरूर रखें सामने। महेंद्र नारायण राम सर, प्रणाम करती हूँ सर, इसी तरह से अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें सदैव। धीरेन्द्र चौधरी काका जी, प्रणाम करती हूँ, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें मेरे ऊपर। अंजना का प्रश्न है, आलोचना का थोड़ा अर्थ बता दीजिए मैम। देखो बेटा, जो आलोचना शब्द है वो वास्तव में संस्कृत के लुच धातु से बना है, और लुच का अर्थ होता है देखना। तो जब हम किसी ग्रंथ को, किसी भी रचना को, किसी भी साहित्य को व्यापकता से देखते हैं, उसके विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हैं, उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्षों की हम तुलना करते हैं, उस पर हम बात करते हैं कि यह जो रचना है वो कितनी सार्थक है, कितनी मजबूत या कमजोर है। तो इस प्रकार से जब एक रचना को हम
पूरे ध्यान से देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसे आलोचना कहा जाता है। और साहित्य की यह एक प्रमुख विधा बन चुकी है। और आलोचना साहित्य पर पिछले कई क्लासेस से मैं बात करती आ रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा व्यक्तित्व हमारे पास है, जिन्होंने मुख्यतः अध्यापन के लिए हिंदी साहित्य में इतने अमूल्य आलोचनाएं की और जिसका लाभ आज भी छात्रों को मिलता है। काका जी, आपने लिखा है कि पहलवान की ढोलक की कुछ मुख्य पंक्तियों को उद्धृत करें। तो ये एक कहानी है काका जी, और मैं ये कोशिश करूंगी कि यदि ये कहानी मेरे पास उपलब्ध हो जाती है तो उनकी कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत कर सकूं। और मैं ये सभी से कहना चाहूंगी कि यदि पहलवान की ढोलक कहीं से उपलब्ध हो सके तो उस कहानी को अवश्य पढ़ें, क्योंकि महामारी के दौरान जो मन स्थिति होती है और एक समाज का कैसा दृश्य होता है, लोगों की कैसी अनुभूति होती है, कितना भय होता है और कैसी पीड़ा होती है, उसका जीवंत चित्रण फणीश्वर नाथ रेणु ने पहलवान की ढोलक कहानी में किया है। सुमित कुमार, स्वागत बच्चे, और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए और इसी तरह से अध्ययनरत रहिए। पद्मकांत, स्वागत बच्चे। सचिदानंद जी, प्रणाम करती हूँ, और आपका सहयोग मेरे लिए अमूल्य है। बस यही कहूँगी कि आप हैं तो मैं हूँ, अपना ध्यान रखें। रचना सचदेवा, स्वागत है बच्चे। हीरानंद आचार्य सर, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ सर, धन्यवाद, आभार। अपना आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह से बनाए रखें सर। श्वेता बहन हैं, लिख रही हैं, आज से मेरे बेटे के कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लास शुरू की गई। मैंने उससे कहा, देखो मेरी मित्र जो हिंदी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो करीब 15 दिनों या उससे भी अधिक समय से ऑनलाइन क्लास, वो भी बिना किसी ऊपरी आदेश के करवा रही हैं। बहन, बहुत बहुत स्वागत। और मेरे काम को आप लगातार देख रही हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और मैंने निश्चित रूप से स्वेच्छा से ये ऑनलाइन क्लास शुरू की, और मेरे जो छात्र हैं वो बहुत दूर दूर के गांवों तक हैं। यहाँ तक कि बहुत से छात्रों के पास अपना मोबाइल भी नहीं है। तो सबकी सुविधा को देखते हुए मैंने ये सोचा कि यदि मैं फेसबुक पर क्लास लूँगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं 10 बच्चों को अपने ग्रुप में रखूँ और हो सकता है कि 11वां बच्चा वंचित रह जाए। तो फेसबुक पर क्लास लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन बच्चों के पास अपना मोबाइल नहीं भी है, और जो बच्चे मुझे अपना नंबर नहीं भी दे पाए हैं, और जो बच्चे दूरी के कारण रेगुलर क्लास में भी नहीं आ पाए हैं, वो बच्चे भी फेसबुक से जुड़ पाएंगे और इस क्लास में शामिल हो पाएंगे। तो मुझे अपने और भी भाई बहनों का, अपने गुरुजनों का, बहुत लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। तो मैं सबके प्रति आभारी हूँ। तो श्वेता बहन, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत स्वागत है। जनार्दन मिश्रा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। विभूति आनंद सर हैं, सर बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आभार, अपना आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह से बनाए रखें सर। मोनी वैदेही है, खुश रहिए मोनी। आपसे लगातार फेसबुक के माध्यम से जुड़ी रहती हूँ, तो आपने मेरी क्लासरूम को सुना और मेरे क्लास से जुड़ी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, मुझे अच्छा लगेगा और मैं ज़रूर उससे ऊर्जा महसूस करूँगी। सचिदानंद सच्चू हैं, स्वागत है सर, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आप लोगों की प्रतिक्रिया का सदैव इंतज़ार रहता है। मेरे पिताजी हैं, प्रणाम करती हूँ पिताजी, अपना आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह बनाए रखें। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि घर में ही एक रूम में मैं क्लास लेती हूँ और दूसरे रूम से मेरे घर परिवार के लोग सब देखते और सुनते हैं। तो मेरे पिताजी का आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह से सदैव बना रहे और इसी तरह से मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती रहूं। उदय जायसवाल काका जी हैं, प्रणाम करती हूँ काका जी, अपना आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पर बनाए रखें। ईशिता उहारी है, बेटा बहुत बहुत स्वागत। और यदि मैं याद कर पा रही हूँ तो 2011 में बेटा आप सेकेंड ईयर में थी,
और उम्मीद करती हूँ बेटा अब तक आपका नेट वगैरह हो गया होगा, हो सकता है पीएचडी भी हो गई होगी, हो सकता है आपकी नौकरी भी हो गई होगी। तो बच्चे आपने मुझे अलग से तो कोई मैसेज करके अपना हाल समाचार नहीं बताया, पर आपने मेरी क्लास में अपनी उपस्थिति दी, जो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं यहाँ सबको बताना चाहूँगी कि जो ईशिता हैं ये प्रज्ञा चक्षु छात्रा हैं, और ईशिता इतनी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है कि साहित्य में तो इन्होंने बहुत अच्छा किया ही है, गायन में और नृत्य में, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी गतिविधियों में ईशिता ने सदैव भागीदारी दी है, और बहुत अच्छी उन्होंने भागीदारी दी है, और बहुत बार विजयी हुए हैं और बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो ईशिता बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत, और इसी तरह से आप जुड़े रहें और अपना हाल समाचार मुझे देंगे बेटा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं बहुत खुश हुई ईशिता कि आप मेरे क्लासरूम से जुड़ी, और यदि मैं आपके किसी काम आ सकूंगी ईशिता तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। वेलकम बेटा, लॉट्स ऑफ लव। विजय पाठक सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। सावित्री आप पीएचडी की शोधार्थी हैं, तो आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे सदैव इंतजार रहेगा। नौशीन बेटा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी भी मैं पोस्ट देखती रहती हूँ फेसबुक पर, और निरंतर आप भी मुझे सक्रिय दिखाई देती हैं, और जहाँ तक मेरी समझ में आता है स्कूल में आप पढ़ा रही हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और यही कहूँगी कि हौसले से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो अपना हौसला बनाए रखिए, हौसला है तो आगे मार्ग बनता जाएगा। सुप्रिया चौरसिया बोस मेरी छोटी बहन इंजीनियर हैं और हिंदी की क्लास अटेंड की मेरी, तो बहुत बहुत प्यार तुम्हें पॉली, और इस तरह से अपना सहयोग बनाए रखो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का सहयोग मिलता है। अरुणा चौधरी मैडम हैं, प्रणाम करती हूँ मैम। आज तक आपके दर्शन नहीं हुए, लेकिन फेसबुक पर निरंतर आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। अपना आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पर बनाए रखें मैम, और उम्मीद करती हूँ कि निकट भविष्य में मुझे आपके दर्शन भी होंगे और आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रियंका हैं, बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं बेटा, आपकी पढ़ाई लिखाई से मैं बहुत खुश रहती हूँ, और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आपके बारे में एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आज के टाइम में जो अधिकतर कॉपी मैं देखती हूँ उसमें अशुद्धि होती है, वर्तनी की बहुत ज़्यादा अशुद्धि होती है। तो आपकी कॉपी ऐसी होती है आज के टाइम में जिसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, और आपकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। तो अपनी इन खूबियों को और निखारिए, और मैं चाहती हूँ कि दुनिया भी इस बात को जाने कि आज भी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने शुद्ध वर्तनी लिखना सीखा है, अभ्यास किया है, और वर्तनी के महत्व को जानते हैं। क्योंकि जब बच्चे बीए में आते हैं तो उनको मुझे एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, तो प्रियंका जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज़ें नहीं बतानी पड़ती है। तो बहुत बहुत स्वागत प्रियंका, और बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह से रेगुलर बने रहिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। प्रेमचंद बेटा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, और अपनी जो निरंतरता है, अपना अध्ययन है, उसको इसी तरह से बनाए रखिए। अंजना बेटा खुश रहिए। कैलाश कुमार मिश्रा सर हैं, एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान हैं, और सर बहुत प्रणाम, स्वागत और धन्यवाद सर, आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत स्वागत और आभार सर। सानिया खान बेटा आप मेरी पुरानी छात्रा हैं, और उम्मीद करती हूँ अब तक आप अपने कैरियर को बनाई होंगी, या जैसा भी है, मुझे आपने कोई अलग से खबर नहीं दी है तो मुझे सूचना नहीं है, पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप किसी मुकाम पर पहुँची होंगी या पहुँचने के निकट होंगी। सानिया बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, और मैं अपने सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगी कि निसंकोच अपनी बातें मुझसे शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। चंद्रभानु सर जुड़ गए हैं, सर बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रोत्साहन सर मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। तो आज हमारे साथ इतने ही लोग जुड़े हैं। अगली क्लास में फिर से हम लोग चर्चा करेंगे अपने विषय पर, और हमारा विषय होगा प्रयोगवाद। तब तक के लिए यहीं पर
विराम देते हैं कक्षा को। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अध्ययनरत रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार।